हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस के अंदर जो तीसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, उसको देखने वाले हैं। और ट्रांसपोर्टेशन हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एनिमल और प्लांट्स दोनों ट्रांसपोर्टेशन को देखना है। ट्रांसपोर्टेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है उस चीज को समझना है, और इसमें उसकी स्पेसिफिक फंक्शन क्या है और कौन से ऑर्गन उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो ऑर्गन जो है अपना रोल कैसे निभाता है पूरे इस सिस्टम को, पूरे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग जो है इस वन क्लिप में सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल दोनों। ठीक है, इसमें जो है हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं बच्चों? इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हम उसको डिफाइन करेंगे, और वो ऑर्गन सिस्टम में जो हमारे लाइफ प्रोसेस का वो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है उसको हम लोग देखेंगे कि वो होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जरूरत क्यों है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों है, इस चीज को देखेंगे इस चैप्टर में। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे बॉडी के अंदर, वो ब्लड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उस कंपोनेंट को भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। फिर जो स्पेशल ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट, जो कि स्पेसिफिक है और वो डेलिकेट ऑर्गन भी है, उसके बारे में देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, उसके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, और उसका जो चैम्बर का जो सिगमेंटेशन है वो कैसे परफॉर्म करता है उसको देखेंगे। फिर जो हार्ट से ब्लड पंप होता है वो पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन जो है हार्ट के अंदर ब्लड का आना और हार्ट से ब्लड का बाहर निकलना, ये प्रक्रिया 2 बार होती है। इस चीज को भी हम लोग यहाँ विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक स्पेशल जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन यूनिट होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट ब्लड के अलावा भी हमारे शरीर के अंदर एक लिम्फ होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। एक एक सेल से वो चीजों को रिसीव करता है या वहां तक चीजों को पहुंचाता है, रिक्वायर्ड मटेरियल्स को पहुंचाता है। वो लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम कैसे होता है, इस चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उसके अंदर जो वेसिकुलर बंडल जिसको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो वेसिकुलर बंडल को भी हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन, ये प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। ट्रांसपिरेशन जब किसी भी प्लांट के लीफ के अंदर अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है, लीफ में हमारे पास जो गार्ड सेल होते हैं उसकी ओपनिंग क्लोजिंग के दौरान वो क्या होता है, वाटर कैसे इवोपरेट करते हैं, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होता है, ये पूरा का पूरा जो है आपके ट्रांसपिरेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ट्रांसलोकेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो है वो एनसीईआरटी बुक को पढ़ते जरूर है, लेकिन ये स्पेसिफिक वर्ड वहाँ हाईलाइटेड नहीं, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ट्रांसलोकेशन से भी सवाल आ जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, पूरे इसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि कौन सा पॉइंट से कहां से सवाल क्या आ सकता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन क्या हो। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से ही ये समझ में आता है कि किसी चीज को यहां से वहां पहुंचा देना। अगर कोई रिक्वायर्ड सब्सटेंस एक प्रॉपर प्लेस पे उसकी ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, या वो वहाँ पे सिक्रेट हो रहा है, या वहाँ पे प्रोडक्शन उसकी हो रही है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको पहुंचा देना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो इसमें हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ इसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। वो इसेंशियल मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑक्सीजन होगा, फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग फूड के थ्रू जो लेते हैं वो जो ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस का जो हम लोग इंपॉर्टेंट सिस्टम के अंदर देखते हैं, लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो न्यूट्रिशन सबसे पहला प्रोसेस जो देखते हैं, उसके अंदर जो फूड के साथ जो ऑब्जर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचता है शरीर के अंदर, उसमें ब्लड कैसे उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ब्लड के कौन से सेक्शन में, ब्लड से कौन से कंपोनेंट में वो डिजोल्व होता है, इन सब चीजों को भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वाटर, जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है।
ये वाटर जो है ब्लड को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन करने में भी, और ब्लड का जो सबसे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें प्लाज्मा जो होता है वो वाटर से ही बना हुआ रहता है। तो वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो शरीर में जो उसकी मूवमेंट होती है वो भी ब्लड के थ्रू होता है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। साथ ही साथ मिनरल्स, जो भी हम लोग वाटर थ्रू मिनरल्स लें या किसी फूड कंपोनेंट साथ मिनरल्स लेते हैं, इन सबको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ये भी ब्लड ही करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर ही आता है। साथ ही साथ हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो है जो हमारे ग्लैंड से, कौन से ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है, वो हार्मोन्स हमारे टारगेट साइट जाके कैसे वर्क करता है, क्योंकि अब इंसुलिन कहीं और सीक्रेट हो रहा है, उसकी वर्किंग कहीं और हो रहा है, या फिर हमारा हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी ग्लैंड से या हमारे इमरजेंसी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो टारगेट साइट्स को, जैसे इमरजेंसी ग्लैंड से एड्रेनालिन सीक्रेशन होता है और वो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। तो एड्रेनालिन कहाँ है, वो हमारे किडनी के ऊपर है, और हार्ट कहाँ है, अपर सेक्शन में। तो वहां से वहां तक कौन पहुंचाएगा, तो उसको ब्लड पहुंचाएगा। तो ब्लड क्या करता है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन करता है, वैसे मटेरियल्स को जो है वो टारगेट साइट पे लेके आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अलावा नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब जो है ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है मूवमेंट ऑफ इसेंशियल मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और इसेंशियल मटेरियल में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप कोई केमिकल सब्सटेंस इंटेक कर रहे हो एज ए मेडिसिन, वो भी आपके रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, तो ब्लड करता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इस ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने में, जो फ्लो कराने में जो मदद करता है, वो हमारा शरीर का जो ऑर्गन है वो है हार्ट। और ये हार्ट ब्लड को कैसे जो है फ्लो कराता है, कैसे पंप करता है, या उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में कैसे मदद करता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये ऑर्गन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ब्लड को पंप करने में। और यही ब्लड जो है सारे कंस्टिट्यूएंट्स को क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है, और सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को कैरी करता है, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। एक क्या होता है, इस पूरा नेटवर्क को हम कैसे समझेंगे, तो हम समझेंगे हमारे हार्ट से एओर्टा के थ्रू जब ब्लड निकल रहा है, और थ्रू आर्टरीज, आर्टरीज के बाद वो कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन्स, और वेन से वापस वो जो हार्ट में आ रहा है। ये पूरा एक नेटवर्क पूरा शरीर में बिछा हुआ है। इट्स लाइक अ वेब, जैसे हम लोग इंटरनेट का नेटवर्क देखते हैं, पूरा जाल है जैसे बिछा हुआ है, वैसे हमारे शरीर के अंदर पूरा जाल की तरह ये पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बिछा हुआ है। इसके कारण हर टिश्यू, हर सेल कनेक्टेड होता है, हर टिश्यू, हर सेल तक हमारा अगर ब्लड या जो रिक्वायर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स जो वहाँ रीच कर रहे हैं, वो ड्यू टू दिस सर्कुलेटरी नेटवर्क। ओके, हम लोग और क्या देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट है वो इसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन है। तो सबसे पहला तो हार्ट, हार्ट के अंदर जो पंपिंग होती है और जो ये पूरे सर्कुलेशन में मदद कर रहा है वो है ब्लड। और ब्लड एक पाइपलाइन के थ्रू जो फ्लो होता है वो पाइपलाइन को ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो तीन मेन इसेंशियल कंपोनेंट है जो कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है वो कैसा होता है, मैं आपको बता दूं, आपका जो हार्ट है वो आपके फिस्ट के बराबर, आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। ये जो मुट्ठी है वो कुछ ऐसा ही आप देख सकते हैं, ऐसे इंक्लाइनेशन के साथ हार्ट हमारा होता है, जो कि सेंटर लेफ्ट टुवर्ड्स इंक्लाइनेशन होती है, सेंटर से लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है, और यहाँ यहीं पे आपका हार्ट होता है जो कि क्या करेगा, पंपिंग करेगा। तो हर इंसान का जो हार्ट होता है वो उसके मुट्ठी के बराबर होता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या वो बहुत ही एडल्ट ह्यूमन हो, है ना। सबका जो हार्ट का जो साइज होगा वो उसके मुट्ठी के बराबर लगभग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में आप जब देख रहे हो यहाँ पे आपको दो कलर से इसकी एक्सप्लेनेशंस आपको दिख रहे होंगे, एक रेड और एक ब्लू।
ये ऐसा हार्ट के अंदर ऐसे कोई कलर नहीं होता, ये एक सिंबल है, एक सिंबलाइजेशन है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड दो प्रकार के होते हैं। आप ऐसे कह सकते हो, एक जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है और एक जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके अंदर और भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और एक जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो रेड वाला सेक्शन को आप लोग देख रहे हो, ये रेड वाला सेक्शन जो है आपका, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड वाला जो भी सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये ब्लू वाला सेक्शन दिख रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैं आपको बता दूं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय ब्रीदिंग के दौरान जो हम इनटेक ऑफ एयर कर रहे हैं नोस्ट्रिल्स के द्वारा, तो एयर हमारे लंग्स में जाकर के स्टोर होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है। वो लंग्स में कहाँ जाता है? तो एल्वियोलस। और एल्वियोलस पे ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, वो ब्लड वेसल्स वहां से क्या करेंगे? उस ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे। लेकिन उसमें रिसीव करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड का होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे कहते हैं, या रेड पिगमेंट जिसे कहते हैं, वो होता है हेमोग्लोबिन। और वो हेमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को डिजोल्व कराता है, ब्लड को जो है खुद में डिजोल्व कराएगा, और फिर वहां से वो लेकर के उसे हार्ट में आता है। तो हार्ट में वही जो ब्लड आता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड। और वही ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है फिर हार्ट से पूरे शरीर में फ्लो करता है, और फिर पूरे शरीर में जब फ्लो होकर के आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन यूनिट में जब आता है, जैसे आपका किडनी हो गया, वहां पे आकर के वो क्या होता है? फिल्टर होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में फ्लो होता है, आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू। और फिर जो वेन्स होते हैं वो हर ऑर्गन से, हर सेल से क्या करते हैं? CO2 कंटेन ब्लड, या फिर जो भी उसमें इम्प्योरिटी जो होती है, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो सबको वो जो कलेक्ट करता है वो वेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। और वो वेन्स के थ्रू वापस जो है वो हमारे हार्ट में आ जाता है। तो अभी कौन सा सेक्शन हार्ट का करता है, हार्ट में हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं, इन सब चीजों को अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप हार्ट को देखोगे तो आप सबसे पहले इसके पार्ट्स को देखो। सबसे पहले जो है ये अपर सेक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्टा। ये ऑर्टा क्या करता है? ये ब्लड जब पंप होता है हार्ट से, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में फ्लो कराने के लिए ये जो सेक्शन से जो ब्लड बाहर निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो लंग्स से ब्लड इनटेक हो रहा है, वो हमारा है पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है? लंग से, मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है हार्ट के अंदर, ठीक है। और हार्ट के अंदर ये हमारे जो है कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर होता है। ये लेफ्ट सेक्शन में 2 और राइट सेक्शन में 2। लेफ्ट सेक्शन का अगर हार्ट को आप देखोगे, ये आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। तो अपर सेक्शन को हम आर्ट्रियम कहते हैं, लोअर सेक्शन को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये अपर सेक्शन दोनों हमारे आर्ट्रियम है, और लोअर सेक्शन जो है दोनों हमारा वेंट्रिकल्स है। आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो है वो रिसीव होता है, लंग्स से आया हुआ ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में रिसीव होता है, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये यहाँ से पंप होगा, कंप्रेस होकर के यही जो है एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में वो क्या होता है? फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है। अब पूरे शरीर में फ्लो होने के बाद जो ब्लड जो है ये पूरे शरीर में फ्लो होकर के ये अपर सेक्शन, जैसे ब्रेन से आएगा तो अपर सेक्शन वाला ब्लड यहाँ से रिसीव होगा, लोअर सेक्शन वाला ब्लड यहाँ से रिसीव होगा। ये कौन है? ये पल्मोनरी, ये हमारा वेना कावा में रिसीव हो रहा है फ्रॉम अपर सेक्शन ऑफ द बॉडी। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा राइट आर्ट्रियम के अंदर ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिसीव होगा, और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से ये वापस बाहर जाएगा टू लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाकर के वहां पे CO2 को रिलीज कर देगा। और फिर यही साइकिल बार बार होता है, यही साइकिल जो है इस हार्ट में बार बार होता है। तो हार्ट को आप एक ब्रीफ में समझने का अगर प्रयास करो, संक्षिप्त में समझने का अगर प्रयास करो, तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि किस तरह का मसल से बना हुआ है? तो कार्डियक मसल से बना हुआ है। कार्डियक मसल का आपने क्लास 9 में पढ़ा है। कार्डियक मसल जो होते हैं काफी फ्लेक्सिबल मसल होता है, वो इजिली उसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसके कारण वो एक्सपैंड हो सकता है ना।
एक्सपैंड और रिलैक्स होगा और वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। अब ब्लड को जब वो पंप करेगा तो वही ब्लड जो है शरीर से पूरे प्रेशर के साथ बाहर, है ना। तो ये किससे बना होता है, तो कार्डियक मसल से बना होता है। और हार्ट के अंदर चैम्बर्स कितने होंगे, तो 4 चैम्बर होगा, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2। लेफ्ट साइड में जो चैम्बर है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड के जो चैम्बर है वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है। ये चैम्बर को जो सेपरेट करता है, चैम्बर को ये जो पोर्शन जो सेपरेट कर रहा है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। और आपको मैं एक बात बता दूं, हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो वन वे होता है, मतलब एक बार जब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा तो फिर नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, या फिर अगर वो बैक फ्लो नहीं करता है। हार्ट में ब्लड जो है वो कभी भी बैक फ्लो नहीं होता है। ये बैक फ्लो नहीं होने का कारण क्या है, तो उसके अंदर वाल्व होते हैं। हार्ट में हमारे क्या होते हैं बच्चे, वाल्व होते हैं। और वही वाल्व में जब समस्या होती है, वाल्व के ऊपर फैट्स जम जाते हैं, तो वही क्या होता है, वो हार्ट जो है कोलैप्स हो जाता है, जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को, जिसको हम हार्ट अटैक के रूप में कहते हैं। जनरली उसको लोग क्या कहता है, हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक कब होता है, जब उसके ऊपर जो है हार्ट के ऊपर जो हमारा फैट्स जम जाता है, उसके कारण हमारे हार्ट में जो वाल्व होता है वो वाल्व प्रॉपर वर्किंग नहीं होते, उसमें जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है प्रेशर साथ निकलना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं निकल पाते। लेकिन वही प्रेशर कारण क्या होता है, हार्ट कोलैप्स हो जाता है, प्रॉपर पंप नहीं करता है, इस कारण कार्डियक अरेस्ट होती है और इसके कारण इमीडिएट डेथ हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट का लक्षण जो है वो क्या होता है, तो वो 2 से 3 बार निम्न पेन होगा, बहुत ही धीरे धीरे पेन होगा, है ना। लेकिन उसको लोग समझता नहीं है, उसको इग्नोर मारते। इग्नोर करने के बाद क्या होता है, वही जो पेन है वो एक ही बार में क्या करेगा, कोलैप्स हो जाता है। आपका वाल्व जो है या हार्ट जो है वो पंप करने के लिए अगर कंप्रेस किया तो फिर वो एक्सपैंड नहीं हो पाता है और फिर उसी में हमारी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिस कारण ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो वहीं ब्रेन डेड होना शुरू हो जाएगा और उसके कारण इमीडिएट डेथ हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंस डेथ कहते हैं या साइलेंट डेथ कहते हैं, है ना। उसमें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, है ना। एक बार हार्ट लेके बैठेंगे और धीरे 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 वहां पे खत्म हो जाता है इंसान। तो उसको उससे बचाव के लिए सीपीआर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीपीआर, है ना। सीपीआर जो है वो आजकल सारे स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है और लगभग सारे पॉपुलेशंस को ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ हो जाए, आपके अगल बगल में किसी के साथ हो जाए तो आप सीपीआर कैसे देंगे। मैं भी सिखाऊंगा, है ना, वीडियो के लास्ट में मैं भी आपको सिखाऊंगा सीपीआर कैसे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ह्यूमन हार्ट के सेक्शंस को देखा। ह्यूमन हार्ट में ब्लड जो होते हैं वो 4 चैम्बर के अंदर सर्कुलेट होता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में भी क्या 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है क्या, बाकी ऑर्गेनिज्म में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट किसी में होता है और किसी में नहीं होता है। ये क्यों ऐसा होता है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। नेक्स्ट जो है हम लोग ये ब्लड के कंपोनेंट को समझते हैं कि ब्लड के जो कंपोनेंट है उसका रोल क्या है और वो क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर। अब जब देखोगे ब्लड के अंदर ये आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है, ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को रिसीव करना लंग से और उसको ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ये आरबीसी में वो ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, तो आरबीसी में वो हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वही इसको रिसीव करता है और वही ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। तो मेन इसका रोल क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। सेकेंड जो कंपोनेंट है बच्चों वो है व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये आपके शरीर में जितने भी रोग हो सकता है, जितने भी डिजीज हो सकते हैं, इसको कहते हैं व्हाट, ये आपकी इम्यूनिटी को तैयार करता है जो रोग से बचाए, रोग मारक क्षमता इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिससे आपके शरीर में किसी भी तरह का अगर बीमारी अगर आपके शरीर में आता है, अगर आपके शरीर में किसी तरह का
पैथोजेंस इंटर करते हैं, तो पैथोजेन से फाइट करता है कौन है, तो ये पैथोजेन से फाइट करता है हमारा WBC। ठीक है, WBC जो है क्या करता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है किसे, डिजीज से। इसमें अगर कोई पैथोजेंस जो है जो शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं और शरीर को इम्पैक्ट करते हैं, शरीर को बीमार कर सकते हैं, तो उनसे वो फाइट करना सीखता है। जैसे कि कोई अगर आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, तो वैक्सीन में जो हाफ डेड सेल्स ऑफ वायरस जो हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, तो WBC से ट्रेनिंग ले लेता है, मतलब वो उसे कैसे डिफेंड करे, कैसे उसे फाइट करे, ये से सीख लेता है। और फिर अगर उस तरह के पैथोजेंस हमारे शरीर में इंटर करते हैं, तो पहले से ही वो जानता है कि इसके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, उसको कैसे हमें डिफेंड करना है ना। तो WBC जो है आपको शरीर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स, सबसे अहम रोल प्लेटलेट्स। जैसे कभी आपके शरीर में कोई इंजरी हो जाता है, कोई वाउंड हो जाता है, कहीं कट जाता है, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है, अगर ये प्लेटलेट्स ना हो तो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होगा, ब्लड रुकेगा ही नहीं। तो प्लेटलेट्स आप सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, वहां पे आकर के उसको ओवरलैप कर लेता है, उसको सील कर देता है, ताकि जो ब्लड लॉस है उससे आप बच जाओ, है ना। और फिर ब्लड जब रुक जाएगी तो धीरे धीरे जो है उस पर न्यू सेल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। न्यू सेल्स का जब फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो इंजरी जो है धीरे धीरे ठीक होना भी शुरू हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स ना हो तब क्या होगा, ब्लड लॉस काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण इंसान के जीवन पे भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस ब्लड का। साथ ही साथ प्लाज्मा जो है, ये पूरा ब्लड जो है, पूरे ब्लड में अगर सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसी चीज का है तो है प्लाज्मा का वॉल्यूम। प्लाज्मा के अंदर ही सब सस्पेंडेड होते हैं, प्लाज्मा के अंदर ही RBC भी सस्पेंडेड होगा, प्लाज्मा के अंदर WBC भी सस्पेंडेड होगा, और प्लाज्मा के अंदर ही प्लेटलेट सस्पेंडेड होता है। तो प्लाज्मा इन सब को कैरी करता है, इन सब को ट्रांसपोर्ट कराता है, और वो फ्लो कराने में भी मदद करता है। तो प्लाज्मा जो है ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। तो आप कह सकते हो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ये हेमोग्लोबिन में नहीं डिजोल्व होते। ये कहाँ डिजोल्व होते हैं, प्लाज्मा। हेमोग्लोबिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट डिजोल्व होता है, वो है ऑक्सीजन। और एक और हार्मफुल गैस डिजोल्व हो सकता है अगर आप पोल्यूटेंट जगह पे रहते हैं, जहाँ पे एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन से भी फास्ट डिजोल्व होने वाला वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जो ऑक्सीजन से भी फास्ट डिजोल्व होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। खासकर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हो, जिसमें नौसिया हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आप फेंट होकर गिर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध वातावरण में आप रहोगे तो शरीर भी अच्छा होगा। इसलिए सुबह सुबह लोग रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट में जाने का प्रयास करता है, जिससे उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। और घर में भी लोग प्लांटेशन करते हैं ताकि घर का जो वातावरण हो पूरा ऑक्सीजन रिच हो, तभी जो है आप हेल्दी हो सकते हो और आपका हर सेल और हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स। क्योंकि ब्लड फ्लो तो हो रहा है, लेकिन उसको फ्लो करने के लिए जो पाइपलाइन है, जो इसमें पूरे जो चैनल है, पूरा का पूरा जो नेटवर्किंग है, वो इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड वेसल्स कैसे काम करते हैं इसको देखेंगे। ब्लड वेसल्स में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे फीचर्स को मेंशन किया है, आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है, और कैपिलरीज का क्या काम है। ठीक है, तो आर्टरीज का अगर फीचर आप देखोगे डायरेक्शन के बेसिस पे, तो ये हार्ट से ब्लड को लेके जाता है। हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, पूरे शरीर के अंदर। ये काम किसका है, आर्टरीज का। वेन्स का काम क्या है, ये पूरे शरीर से ब्लड को रिसीव, मतलब पूरे शरीर से ब्लड में जो भी इम्प्योरिटी जो होती है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको हर सेल से, हर टिश्यू से, हर ऑर्गन से रिसीव करके वापस हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये वेन्स करता है। कैपिलरीज क्या करता है, तो कैपिलरीज कनेक्ट करता है आर्टरीज और वेन्स को। कैपिलरीज क्या करता है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपस में क्या होता है, एक तरह से समझौता होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां क्या करेगा, आर्टरीज के थ्रू वहां तक पहुंचे कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज के पास ही वेन्स जो है उस पाइपलाइन को, उस नेटवर्क को कनेक्ट करता है,
जो कि एक पूरा सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो कैपिलरीज का मेन जो रोल है वो है कनेक्शन देना इसके बीच में आर्टरीज और वेन्स। एक तरह जंक्शन आप कह सकते हैं कि वो जंक्शन है जहाँ पे उसका क्या होता है, आर्टरीज के साथ वेन्स का मिलाप होता है और ये नेटवर्क कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो डायरेक्शनल बेसिस पे हो गया। वाल्स के बेसिस पे सवाल पूछा जाता है कि किसी का वाल मोटा क्यों होता है, किसी का वाल पतला क्यों होता है और उसका इम्पैक्ट कैसा होता है। हम वाल्स को जब देखेंगे तो आर्टरीज का वाल्स होता है थिक और इलास्टिक। क्यों ऐसा होता है? आर्टरीज का वाल थिक और इलास्टिक इसलिए होता है कि हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। अगर वो थिकर वाल, उसका अगर वाल थिकर नहीं होगा, इलास्टिक नहीं होगा तो उसमें फैलाव नहीं हो पाएगी और वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, फट जाएगा, जिस कारण ब्लड लॉस हो सकता है। इसलिए उस प्रेशर को झेलने के लिए उसकी जो वाल होती है आर्टरीज की वो काफी मोटी होती है कंपैरेटिवली वेन्स के, और वो इलास्टिक भी ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सके, ब्लड के उस वॉल्यूम को रिसीव करे तो वो एक्सपैंड हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और प्रेशर को झेलने का भी उसमें क्या हो, क्षमता हो। ठीक है, वही अगर हम कंपेयर करेंगे वेन से, इसकी जो वाल होती है वो थीन होता है और उसमें इलास्टिसिटी काफी कम होती है, क्योंकि जब ब्लड वापस पूरे शरीर से हार्ट तक मूव कर रहा होता है उसकी प्रेशर भी डिक्रीज हो चुकी होती है और उसमें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है ब्लड के अंदर जो कि उसके वाल को डैमेज कर सके या फिर उसको ज्यादा एक्सपैंड करना पड़े। तो इसको एक्सपैंड भी कम होना पड़ता है और साथ ही साथ प्रेशर काफी कम होती है, जिसके कारण थीन वाल और थीन इलास्टिक मतलब लेस इलास्टिसिटी में भी वो वर्किंग हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। साथ ही साथ अगर हम कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज तो बहुत ही पतला, जिसको हम आमतौर पे छोटे छोटे पतले पतले नस के रूप में जो देखते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है, वो इस कैपिलरीज ही है, जो कि लगभग 1 सेल की थिकनेस उसकी होती है, बहुत पतला होता है। ठीक है, तो कैपिलरीज के वाल काफी पतले होते हैं क्योंकि वो एक जंक्शन साइट है और वहां पे क्या करेगा, एक तरफ से वो रिसीव करेगा आर्टरीज से ब्लड को और दूसरी तरफ वेन से वो कनेक्ट करता है। तो कनेक्शंस के लिए वो समझिए कि जाली नुमा होता है, वहां पे आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए वो काफी पतले होते हैं, उसके वाल्स भी काफी पतले होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूमेंस। ल्यूमेंस जो होते हैं उसके क्रॉस सेक्शन, हम कह सकते हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शन जो बना होता है वो कैसा होता है। तो आप देखोगे इसमें ये काफी नैरो होता है, क्रॉस सेक्शन नैरो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड जब वो रिसीव करे तो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, और उसमें काफी इलास्टिसिटी होती है। तो आर्टरीज का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो नैरो होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली वेन्स का वाइड होता है क्योंकि वेन्स में प्रेशर नहीं होता है ताकि उसको एक्सपैंड करे, इसलिए वो उसकी जो पाइपलाइन होती है उसमें फैलाव ज्यादा होता है और उसकी क्रॉस सेक्शन काफी बड़े होते हैं। आप कह सकते हो कि उसकी रेडियस जो है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली आर्टरीज से। ठीक है, और कैपिलरीज को अगर बात करें तो ये बहुत ही पतला होता है और मल्टीपल होता है, इसलिए ये वेरी नैरो होता है, आर्टरीज से भी बहुत पतला होता है क्योंकि वो आर्टरीज से काफी उसके वाल्स भी पतले होते हैं और वहां पे वो जंक्शंस के रूप में काम करता है, तो मल्टीपल होता है, वो एक्सपैंड होता है, इसलिए काफी पतले पतले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वाल्व्स कैसे होते हैं उसके। तो यहाँ पे वाल्व होता है या नहीं, क्योंकि वो पूरे प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है तो उसमें बैक फ्लो होने की कोई चांस ही नहीं होती। किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज में किसी तरह कोई बैक फ्लो नहीं होता, इसलिए आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होता। लेकिन किसमें वाल्व हो सकता है? तो वेन्स में वाल्व होगा, क्योंकि वेन्स में ब्लड क्या हो रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहा है। डाउनवर्ड टू अपवर्ड मतलब एंटी ग्रेविटी। ठीक है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज फ्लो करता है तो बैक फ्लो होने की चांसेस होती है, इसलिए उसको रोकने के लिए आपके वेन्स में क्या होते हैं, आपके वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? आपके वेन्स में वाल्व होने का मेन रीजन ये है कि उसमें बैक फ्लो पॉसिबल है, इसलिए उसमें वाल्व होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी वो क्या करे, बस कनेक्शन प्रोवाइड करे, तो वहां पे वाल्व की कोई जरूरत नहीं है। कैपिलरीज में भी किस तरह कोई वाल्व नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करें ब्लड का, किस तरह का ब्लड होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आर्टरीज में, तो आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, सारे आर्टरीज नहीं, पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके बाकी जितने भी आर्टरीज होते हैं उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर आप वेन्स की बात करें तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करता है,
वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही रिसीव करता है। पल्मोनरी वर्ड लग जाने के बाद उनकी जो वर्किंग है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे यूजुअली जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होंगे, आपके वेन्स में होंगे, और कैपिलरी में तो दोनों होता है, क्योंकि ये जंक्शन है। जंक्शन में क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, क्योंकि वहीं पे उनका जो इंटरकनेक्शन हो रहा है। ठीक है, एट लास्ट हम देखेंगे इनका फंक्शन क्या है। आर्टरीज का फंक्शन है ब्लड को हार्ट से कैरी करके पूरे शरीर में उसको लेके जाना। ठीक है, वेन्स का काम क्या है, ब्लड को पूरे शरीर से, पूरे शरीर के ऑर्गन सेल से उसको रिसीव करके हार्ट तक पहुंचाना। कैपिलरी एक्सचेंज साइट होता है, जंक्शन होता है, तो वहां पे सिर्फ एक्सचेंज होती है मटेरियल्स, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का भी वहां पे क्या होता है, मिलाप होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स का एक संक्षिप्त है, जो कि आपको एग्जाम में याद करना है। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो बहुत इजी होगा, पॉइंट्स भी ध्यान में रहेंगे, और आप कंपेयर करने के लिए इतने सारे पॉइंट्स जो है आपके पास, छह पॉइंट्स में आप उसको कंपेयर कर सकते हो, और ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम। अगर अदरवाइज आप एनसीईआरटी की लाइंस को देखोगे तो ये सारे जो है पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, और पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है, एक तो चीजें जल्दी याद भी नहीं रहती हैं, और एग्जाम में बहुत सारी चीज भूल भी जाते हो। लेकिन आप इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट कर लो, डायरेक्शन के बेसिस पे, वाल के बेसिस पे, ल्यूमेन मींस क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे, वाल्व के बेसिस पे, ब्लड और फंक्शंस के बेसिस पे, ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जूम करके जो है आप इसको नोट कर ही लेना, साथ ही साथ आप लोग अपना इसका नोट्स भी बना लेना, ताकि आपको एग्जाम में सेल्फ नोट्स हो, क्योंकि बार बार आप वीडियो खोल के तो देखोगे नहीं, है ना। इसलिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो या क्लासरूम में हो, आप क्या करें, इन सारे पॉइंट्स को भी मेंशन करते चले। ठीक है, नेक्स्ट, डबल सर्कुलेटरी मोशन या डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो एक बार लंग्स से आता है और एक बार पूरे शरीर से आता है। तो दो बार हार्ट के अंदर ब्लड आया और दो बार हार्ट से ब्लड जो है शरीर के बाहर पंप होके जाता है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके जाता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके जाता है। ये दो बार ब्लड को रिसीव करता है और दो बार ब्लड को हार्ट से बाहर भेजता है। ये दो बार के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन का मेन यही है। डबल सर्कुलेशन जो नाम जो दिया गया है वो इसकी इसी फंक्शन का दिया गया है कि इन अ ह्यूमन हार्ट द ब्लड enters twice and exit twice. That's why human heart having a double circulation. इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस फ्लो चार्ट के हेल्प से, तो आपको ये लंग्स वाले साइट और हार्ट को इंटरकनेक्ट करके बताया गया है कि कैसे ब्लड जो है लंग्स से रिसीव होकर के या लंग्स से ऑक्सीजन को रिसीव करके हार्ट के अंदर आता है, फिर हार्ट से एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में आर्टरीज के हेल्प से पूरे शरीर में हर एक सेल हर एक ऑर्गन तक वो रीच करता है। फिर वहां से वेंस के हेल्प से वापस जो है ये हार्ट में आता है, और फिर यहाँ पे वापस जो है राइट सेक्शन ऑफ द हार्ट से ये लंग्स को जाता है। तो दो बार हार्ट के अंदर ब्लड का आना और दो बार बाहर जाना, इसलिए क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे ये दो तरीके से होता है, एक जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और दूसरा जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। आपके एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप एग्जाम इस चीज को मेंशन करते हो तो बहुत ही क्लियरिफाई आंसर होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट दिखेंगे एग्जामिनर को, और आपको मार्क्स भी पूरा का पूरा मार्क्स देंगे बिना किसी कटौती के। ठीक है, तो आप इसको कैसे बताओगे, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है इसमें सिर्फ दो ऑर्गन्स के बीच में ही सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स। ये काम करता है तो पल्मोनरी वेन्स इसमें करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, है ना, और पल्मोनरी वेन हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ये हमारा एओर्टा और आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का जो कनेक्शन है वो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में होता है, जिसके अंदर हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी को जाता है और पूरे बॉडी से ब्लड वापस हार्ट को जाता है। तो हार्ट टू बॉडी कनेक्शन जो हो रहा है ये इस तरह के सर्कुलेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन दूसरा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये दोनों का इंटरकनेक्शन कैसा है,
तो हार्ट टू लंग्स कौन होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट टू बॉडी कौन होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो कि लंग्स से ब्लड जो है वो रिसीव हो रहा है लेफ्ट हार्ट में, और फिर लेफ्ट हार्ट से लंग्स से क्या हो रहा है? पूरे शरीर को जा रहा है, फिर पूरे शरीर से राइट सेक्शन ऑफ द हार्ट में ब्लड आ रहा है, और फिर वहां से वो लंग्स को जा रहा है। ये आप फ्लो चार्ट में भी डबल सर्कुलेशन सिस्टम को बना कर बता सकते हो। आप ऊपर लंग्स लिखना, नीचे बॉडी, लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये आसान होता है। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो आसान तरीके से आप ये फ्लो चार्ट बना करके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझा दोगे, उसको आप 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या तो ये 3 मार्क्स के लिए ही आता है एग्जाम में, जाता है ये कितने मार्क्स के लिए आता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम? 3 मार्क्स के लिए। कभी कोई 2 नंबर का आ सकता है, ज्यादा अभी तक जो पूछा गया है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो आप बहुत ही अच्छे से इस तरह से फ्लो चार्ट बना करके समझाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है।